नमस्कार। मैं संजय कुमार गुप्ता, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग ऊट का घोषणा पत्र का अध्ययन किए। आज के सेशन में ऊट के घोषणा पत्र का मूल्यांकन, गुण, दोष पे एक चर्चा करेंगे। किसी भी वस्तु, विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन किन्हीं निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। चूंकि यह शिक्षा संबंधी नीति या घोषणा पत्र है, इसलिए इसका मानदंड की आवश्यकता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। अतः किसी भी शैक्षिक विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन समाज विशेष की तत्कालिक परिस्थितियों, आकांक्षाओं और संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। तत्कालिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का तात्पर्य है जिस समय शिक्षा नीति बनाई गई 1854, उस समय देश की तत्कालिक स्थिति, आकांक्षा, आवश्यकता को ध्यान में रख करके इसका कार्य का निर्माण किया गया और उसी के संदर्भ में यह नीति बनाई गई जिससे उन आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। हम यहाँ ऊट के घोषणा पत्र 1854, ऊट का घोषणा पत्र 1854 का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है शिक्षा का उत्तरदायित्व। यह एक सबसे महत्वपूर्ण गुण था। शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा और यह उस घोषणा पत्र में प्रथम बार इसका उल्लेख किया गया। दूसरी बात कही गई शिक्षा विभाग की स्थापना। शिक्षा विभाग की स्थापना का तात्पर्य था जब उत्तरदायित्व सरकार ने लिया तो उत्तरदायित्व लेने के लिए उस कार्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को विभाग की स्थापना करना अति आवश्यक था और उस विभाग की स्थापना के साथ साथ उस विभाग की कार्यपालिका के विघटन किया गया जिस प्रकार से वो विभाग कार्य करे। उच्च अधिकारी से लेकर के संचालक, निरीक्षक और लिपिकों तक की पदों को बनाया गया और उसी अनुसार उस कार्य को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बात थी सहायता अनुदान प्रणाली की शुभारंभ किया गया। सहायता अनुदान प्रणाली के शुभारंभ में नीति में प्राच्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार के विद्यालयों को एक समानता दिखाई गई और इसका शुभारंभ किया गया। अगली बात थी निर्धन छात्रों की छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया कि कम से कम यह छात्रवृत्तियां दोनों प्रकार के छात्रों को दी जाए। और अगली बात थी शिक्षण संगठन मनोवैज्ञानिक हो, अर्थात यहां हमने देखा उत्तरदायित्व की बात, सबसे बड़ी बात थी उत्तरदायित्व की व्याख्या। दूसरी सबसे बड़ी बात थी विभाग की स्थापना। शिक्षा विभाग की स्थापना, उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली, निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति छात्रवृत्तियां। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात की गई और वो भी मनोवैज्ञानिक स्तर। यहाँ दो बातें थी। मनोवैज्ञानिक स्तर मतलब पहले केवल दो प्रकार की शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उसको हटा करके बाल, शिशु, बाल, यौन, किशोर, उसके मनोवैज्ञानिक विकास क्रम के आधार पर शिक्षण संगठन को 4 स्तरों में बांटा गया और उसके बाद तत्काल क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना, अर्थात शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था। अभी आप देखें संगठन 4 स्तरों
में हो। दूसरी बात कही गई क्रमबद्ध विद्यालय। क्रमबद्ध विद्यालय का मतलब विद्यालय के प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। इस नीति पर पुरुषों के समान स्त्रियों की शिक्षा का भी विचार किया गया और उनकी शिक्षा भी अनवरत आगे करे, इसके बारे में नीति बनाई गई। मुसलमानों की शिक्षा हिंदू की अपेक्षा मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था कमजोर थी। उसको देखते हुए अतिरिक्त विद्यालय की स्थापना और उनको प्रोत्साहित किया गया, जिससे मुसलमानों की शिक्षा पे भी सार्थक प्रभाव हो। व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य यह था कि शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा दिया जाए, जिससे लोगों का रोजगार उन्मुख विचार आगे आए और वह इस कार्य को करने के उपरांत रोजगारपरक शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था किया गया। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, उनको आवश्यकता अनुसार अनुदान दिया जाए, प्रशिक्षण के उपरांत उनको रोजगार सृजन किया जाए और इस चीज की भी नींव रखी गई इस घोषणा पत्र में। इसके साथ निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त किया गया। जन शिक्षा को देखते हुए जन शिक्षा के उद्देश्य को बहाल किया गया और अगला कार्यक्रम था विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनका एक महत्वपूर्ण गुण था। हमने यहाँ देखा कि उनके घोषणा पत्र दायित्व से लेकर के विभाग की स्थापना के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी इन्होंने अंतिम बिंदु में जोड़ा और धार्मिक स्वतंत्रता की बात स्वीकार की। इस प्रकार से उनके घोषणा पत्र में हर बिंदु पर एक नया विचार था। एक बृहद अभिलेख तैयार किया गया, जिस अभिलेख के अंतर्गत भारतीय शिक्षा को, भारतीय तत्व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बिंदु को समावेश किया गया और प्रत्येक बिंदु को समावेश करने के लिए उचित विचार विमर्श दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू क्या है? इसके दोष। दोष पे आने का तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ व्यवस्थाएं थी सरकार की भारतीयों के संदर्भ में, उनमें कहीं न कहीं उनके अपने जनमानस, जो उनका अपना विचार था जनता को लेकर के, वो तो व्याप्त था। वह नाराज न हो इसका भी ध्यान था और उनका अपना उद्देश्य भी परिपूर्ण हो इसका भी उनको अभिमान था। आगे हम देखते हैं दोष। अब यहाँ दोष को अगर देखें, जो पहला दिन था उत्तरदायित्व, जो इसके गुण थे, उसको किस प्रकार से उत्तरदायित्व सरकार ने स्वीकार किया। सरकार का स्वीकार करने का तात्पर्य क्या था? कंपनी ने क्यों यह सुझाव दिया? जब शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व वो स्वयं लेगी तो क्या होगा? शिक्षा विभाग उसके नियंत्रण में होगा। अर्थात शिक्षा विभाग, भारत का शिक्षा विभाग किसके नियंत्रण में होगा? ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में होगा। दूसरा दोष, शिक्षा विभाग की स्थापना के पीछे भी उच्च अधिकारी, जन शिक्षा निदेशक, उप संचालक, निरीक्षक क्या होंगे? अंग्रेज होंगे और लिपिक की भर्ती भारतीयों द्वारा की जाएगी। यहां पे भी एक प्रकार का भेदभाव हुआ। तीसरी बात, सातवां अनुदान प्रणाली की शुरुआत तो किया गया एक सामान्य भाव को देखते हुए, लेकिन यहां पर क्या था? इसकी नियम और कठोर इतने बनाए गए कि प्राच्य विद्यालयों को इसका लाभ लेने में बहुत कठिनाई हुई और सभी विद्यालय इसका लाभ नहीं ले पाए। निर्धन छात्रों की छात्रवृत्तियां की गई, परंतु उनकी संख्या निर्धारित की गई और साथ ही साथ हम देखेंगे संगठन की जो बात किया गया, क्रमबद्ध विद्यालय की बात की गई। इन सब को दोषों में हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों को बाइबिल रखने की अनिवार्यता की गई। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता को खंडित किया गया। उच्च शिक्षा में माध्यम अंग्रेजी बनाया गया, जो कि देसी और विदेशी अर्थात प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य और भाषा को एक साथ फलते फूलने को स्वीकार किया गया, परंतु यहाँ पे यह नहीं हुआ। सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी जानकार को ही नौकरी दी जाएगी। जब यह बात आई तो यहाँ पे भी यह एक दोष है इस नीति का। वसु के शब्दों में यह कहा गया कि यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था भारतीय शिक्षा के लिए शिलालेख है, परंतु इसको अगर हम देखें, शिलालेख तो है भारतीय संदर्भ में, भारतीय
शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में, लेकिन इसके दूसरे पहलू को हम देखते हैं तो वह दूसरा पहलू कहीं न कहीं कमजोर करता है। भारतीय शिक्षा को देखते हुए शारदा आंदोलन की जो शर्तें बनाई गई थी वो कठोर बनाई गई। पाश्चात्य साहित्य के समान स्थान देना चाहिए, वो नहीं दिया गया। शिक्षा के मानदंड का माध्यम जो था वो अभी अंग्रेजी बनाया गया और सामान्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया। दो मत हो सकते हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भारतीय शिक्षा का था। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का ये पत्थर है, नींव का पत्थर साबित हुआ। और इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।